चुनाव का बिगुल बजते ही सभी राजनीतिक पार्टियां तमाम तैयारियों में जुटी हुई हैं। अगर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रत्याशी जमीनी स्तर पर प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं खुद जो महारथी हैं सीएम योगी आदित्यनाथ ने कमान संभाल ली है। दोनों डिप्टी सीएम जो है खुद जमीन पर उतरकर जो अपने प्रत्याशी हैं उनके लिए प्रचार कर रहे हैं और कहीं ना कहीं 2024 का बेस समझते हुए तैयारियों में जुटे हुए हैं। लेकिन अगर विपक्ष को देखा जाए तो विपक्ष काफी ज्यादा सुस्त नजर आ रहा है, चाहे समाजवादी पार्टी हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, तीनों ही पार्टियां जो है वो जमीनी स्तर पर उनका जो है प्रचार दिखाई नहीं पड़ रहा है। पहले चरण का चुनाव 4 मई को होना है, लेकिन अभी तक कोई भी प्रचार करता हुआ नजर नहीं आ रहा है और अब सिर्फ 5 दिन बचे हैं प्रचार को लेकर। समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो सपा के जितनी प्रत्याशी है उनको कहीं ना कहीं उम्मीद है कि उनके जो मुखिया हैं अखिलेश जी वो जमीनी स्तर पर जाएंगे और लोगों के बीच जाकर उनके लिए प्रचार करेंगे। लेकिन अखिलेश यादव ने अभी तक चुप्पी साध रखी है, कहीं भी प्रचार के लिए नहीं गए हैं। उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी में लगातार ज्वाइनिंग का सिलसिला जारी है। आज हमने देखा किस तरीके से लगातार तीसरे दिन की बात करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी में कहीं ना कहीं विपक्षियों को अपने दल में शामिल करने की कोशिश लगातार जारी रहती नजर आ रही है। आज भारतीय जनता पार्टी ने फिर से समाजवादी पार्टी को एक बड़ा झटका दिया है, जिसमें अजय त्रिपाठी मुन्ना जो कि बसपा और सपा के बड़े नेता माने जाते थे उनको आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने को मजबूर किया गया है। बता दूं जिस तरीके से रितेश गुप्ता सहित तमाम 1000 से ज्यादा कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी का दामन माना है, तो माना जा रहा है कि निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जहां अपनों को मनाने में भले ही पीछे रह रही हो, पर दूसरे विपक्षी दलों को कहीं ना कहीं अपने दल में समाने की जो कोशिश है उसमें कामयाबी हासिल करती हुई नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश जेडीयू में लंबी पारी खेलने के बाद जेडीयू के पूर्व प्रवक्ता अजय आलोक ने आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। आज भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में अजय आलोक को बीजेपी में शामिल कराया गया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव के अलावा राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी और तमाम बीजेपी के नेता मौजूद रहे। इस दौरान केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव ने कहा कि अजय आलोक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विचारधारा से और जिस तरीके की उनकी नीतियां हैं उससे प्रभावित थे और उसके बाद अजय आलोक ने यह निर्णय किया कि वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। वहीं अजय आलोक ने भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी में इसलिए शामिल हुआ क्योंकि मैं जेडीयू जब मैंने छोड़ा तब जेडीयू के बाद मुझे लगा कि भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रवादी विचारधारा की पार्टी है और हम कहीं न कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी विचारधारा से प्रभावित हैं। वहीं अजय आलोक ने यह भी कहा कि जिस तरीके से नीतीश कुमार पीएम बनने का सपना देख रहे हैं तो निश्चित रूप से वो पीएम हैं, लेकिन वो प्रधानमंत्री नहीं बल्कि पीएम यानी पलटी मार हैं। अब देखना होगा कि अजय आलोक के इस बयान पर जेडीयू की ओर से क्या कुछ प्रतिक्रिया आती है। फिलहाल अजय आलोक ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। आज से अजय आलोक अब बीजेपी के नेता हो गए हैं। हापुड़ में गठबंधन में एक बार फिर आपस में घमासान युद्ध छिड़ता नजर आ रहा है। आपको बता दें कि हापुड़ में अभी कुछ दिन पूर्व आजाद समाज पार्टी के एक नेता ने अपने गठबंधन को नेवला व सांप कहा था। उसके बाद उसे 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया था। हालांकि हापुड़ में सबसे पहले समाजवादी पार्टी ने अनिल आजाद की पत्नी को टिकट देकर चुनाव मैदान में उतारा था। उसके बाद आनन फानन में टिकट काटकर गुड्डू की भाभी पूजा को टिकट दे दिया गया, जिसके बाद समाजवाद पार्टी में लगातार घमासान मचा हुआ है। आज जो है फिर गठबंधन कार्यालय का उद्घाटन किया गया, उसमें भी सपा कार्यकर्ता नजर नहीं आए, तो कहीं ना कहीं सपा की अंदरूनी कलह साफ दिखाई दे रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर आ रहे हैं। ये दौरे में खास तौर से यह देखा जा रहा है कि निकाय का रण जो है नगर निकाय चुनाव में किस तरह से भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल करे, उसको लेकर के ताबड़तोड़ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनसभाएं करते नजर आएंगे। कुशीनगर, महाराजगंज, देवरिया जनसभा को संबोधित करने के साथ साथ आपको बता दें कि वाराणसी के लिए रवाना होंगे। आज 4 बजे उनका उड़न खटोला गोरखपुर में पहुंचेगा और 4 बजे से लेकर के 6 बजे तक वह तमाम जनसभाओं को संबोधित करते नजर आएंगे। हर वार्ड में, हर मोहल्ले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम लगा है। वहीं जनता से भी रूबरू होंगे और भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों के साथ गोरक्षनाथ मंदिर में बैठक भी करते नजर आएंगे। साथ ही साथ व्यापारी वर्ग के साथ बैठक करने के बाद महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया का दौरा करेंगे। यही नहीं, देवरिया में लास्ट समापन करने के बाद वो वाराणसी के लिए रवाना हो जाएंगे। दौरे को देखते हुए, जनसभा को देखते हुए जिला प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। मुख्यमंत्री वाराणसी नगर निगम के चुनाव में आज प्रदेश के दोनों मुख्यमंत्री
अपने जोर की आजमाइश करेंगे, या ये कहा जाए कि मतदाताओं के रुख को पहचानने का प्रयास करेंगे। ये पहला मौका होगा जब बनारस के निगम, या ये कहा जाए कि पार्षदी चुनाव में दो महारथियों को एक साथ बीजेपी ने उतारा हो। अब देखने की बात होगी कि जो दोनों मुख्यमंत्री हैं मौर्य और पाठक, वो दोनों जो 3 और 4 सभाओं को संबोधित करेंगे, वो किस ढंग से मतदाताओं के रुख को अपनी ओर मोड़ते हैं। हालांकि बीजेपी का मानना ये है कि पूरे चुनाव में विकास का मुद्दा होगा और विकास के नाम पे वोट माना जाएगा। और यही नहीं, 100 वार्ड का ये बनारस शहर निश्चित तौर पे सारे के सारे सीट पे काबिज करने के लिए एक रणनीति के तहत किया जा रहा है। अब देखने की बात होगी कि जब 4 तारीख को वोटिंग पड़ेंगे और रिजल्ट आएंगे अगले कुछ दिनों बाद, तो रिजल्ट किस रुख को बताता है, कितने ये पास और कितने ये सफल होते हैं, ये तो समय बताएगा। लेकिन हाल फिलहाल में दोनों मुख्यमंत्री के बाद आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री भी बनारस में मतदाताओं को रिझाने के लिए पहुंच रहे हैं। मऊ नगर पालिका का चुनाव अब घमासान पे है। बात की जाए कि सारी पार्टियों ने अपनी अपनी ताकत झोंक रखी है। वहीं पे यहीं गृह जनपद से बिलोंग करने वाले AK शर्मा, जो कि कैबिनेट मंत्री हैं, बीजेपी के लिए घूम करके वोट मांग रहे हैं। बीजेपी की प्रतिष्ठा खुद दांव पे लगी हुई है। जहां नगर पालिका में बीजेपी प्रत्याशी को उतारा गया है, वहीं अरशद जमाल ने सपा छोड़ करके हाथी की सवारी कर ली है। देखना होगा कि इन प्रत्याशियों के बीच जो आज घमासान चल रही है, क्या परिणाम किसके तरफ जाता है। यानी वोटरों को लुभाने के लिए सपा भी कोई कसर छोड़ना नहीं चाहती और बीजेपी भी अपनी सावधानी बरतने में कोई कमी नहीं कर रही है। तो BSP के उम्मीदवार भी अपनी पूरी ताकत लगाए हुए हैं। देखना होगा कि मऊ नगर पालिका का चुनाव किस करवट मोड़ लेता है। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव का आगाज हो चुका है। प्रथम चरण का मतदान 4 मई को होना है। आगरा के जगनेर में एक वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। उस वीडियो में साफ साफ दिखाया जा रहा है कि निर्दलीय प्रत्याशी का चुनाव चिन्ह कार है, जिसको थैलों में भर भर के महिलाएं उसके परिवार की वोट के साथ साथ उस चिन्ह को भी घरों में बांट रही हैं, जहां लोगों को प्रभावित भी किया जा रहा है। बच्चों को और उनके परिवार के लोगों को वो खिलौना के रूप में बड़ा वाहन दिया जा रहा है, चाहे वो कितने भी पैसे का हो। ये बड़ा तेजी से वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद SDM उप जिला अधिकारी खीरागढ़ ने संज्ञान लिया है, जांच के आदेश भी दिए हैं। मगर उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव को प्रभावित करने के लिए जगनेर नगर पंचायत में ये वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हुआ है। आखिरकार ऐसे प्रत्याशियों पर जो निर्दलीय के रूप में है, जिसका चुनाव चिन्ह कार है, जो बड़ी तेजी से वायरल भी हुआ, आखिरकार प्रशासन ऐसे लोगों पे कब करेगा कार्रवाई। भगवा कुर्ता पहनना कांग्रेस के पूर्व पदाधिकारी को भारी पड़ गया और भगवा कुर्ता पहने देख कांग्रेस कार्यकर्ता भड़क गए और उसकी बंद कमरे में ले जाकर जमकर पिटाई कर दी। जी हां, हम आपको बता दें कि ये पूरा मामला अमेठी थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, जहां पर पूर्व पदाधिकारी अखिलेश शुक्ला भगवा कुर्ता पहने कांग्रेस कार्यालय के सामने से गुजर रहे थे। उस वक्त जिला अध्यक्ष प्रदीप सिंघल और कांग्रेस के कार्यकर्ता मौके पर बैठे थे और उनको बुला करके और बंद कमरे में करके उनकी जमकर पिटाई की। जिस तरह से कांग्रेस कार्यकर्ता पूर्व कांग्रेस कार्यकर्ता की भगवा कुर्ता पहनने से पिटाई की है, ये एक बड़ा सवाल उठता है कि जब भगवा कुर्ता पहनना क्या भारत में बैन है, या कि भगवा कुर्ता पहनने पर कांग्रेसी कार्यकर्ता किसी भी व्यक्ति की इस तरह पिटाई करते रहेंगे। फिलहाल जब यह मामला पुलिस के संज्ञान में आया और पीड़ित अखिलेश शुक्ला पुलिस को प्रार्थना पत्र दिया, जिसके बाद पुलिस ने कांग्रेस जिला अध्यक्ष प्रदीप सिंघल के सहित 6 लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज कर पूरे मामले की जांच में जुट गई। बाहुबली माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन की गिरफ्तारी को लेकर यूपी STF और प्रयागराज पुलिस की टीमें अलग अलग दबिश दे रही हैं। आज की अगर हम बात करें तो प्रयागराज और कौशाम्बी के इलाके में लगातार कॉम्बिंग की जा रही है। वहीं अगर हम शाइस्ता परवीन की बात करें तो शाइस्ता परवीन कुछ वकीलों के संपर्क में आकर सरेंडर करने की फिराक में जुटी हुई है। दूसरी ओर अगर हम बात करें अतीक अहमद की, तो अतीक अहमद के करीबियों के ऊपर ED अब शिकंजा कसता हुआ नजर आएगा, क्योंकि जिस तरीके से जराइम की दुनिया से तमाम संपत्तियों को अर्जित किया गया है, उसके अलावा शाइस्ता परवीन लगातार फरार चल रही हैं, उसी को देखते हुए ED अब शिकंजा कसता हुआ नजर
उत्तर प्रदेश में कोरोना की रफ्तार थोड़ी धीमी हुई है। अगर बात करें पिछले 24 घंटे में तो पूरे उत्तर प्रदेश में 510 मामले ही आए हैं, जिससे कहीं ना कहीं स्वास्थ्य महकमे ने राहत की सांस ली। वहीं बात करें पिछले 24 घंटे में जो ठीक होने वाले मरीज हैं उनकी संख्या 830 है, जो 510 से काफी ज्यादा है। ऐसे में कहीं ना कहीं स्वास्थ्य महकमा की चिंता है वो थोड़ी कम हुई। वहीं दूसरी ओर बात करें उत्तर प्रदेश के अंदर इसमें 3550 एक्टिव केसेस है। पिछले 24 घंटा में सबसे ज्यादा अगर कहीं केसेस आए तो वो राजधानी लखनऊ है। पिछले 24 घंटे में राजधानी लखनऊ में कुल 66 केस आए। वहीं अगर बात करें 2 जिले उत्तर प्रदेश के पूरी तरीके से कोरोना मुक्त हो गए, जिसमें महोबा और कौशाम्बी शामिल है। वहीं जौनपुर में पिछले 24 घंटे में एक व्यक्ति की कोरोना से मौत भी हुई है। कोविड-19 के दौरान शैक्षिक सत्र 2020 और 21 में वसूले गए 15% अधिक कर को लेकर के हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई है। यानी कि अब जो है पूरे जिलाधिकारियों को कड़े निर्देश दिए गए हैं कि उन स्कूलों पे मनमानी रोकी जाए। यानी कि जो 15% जो वृद्धि की गई थी उसको पूरी तरीके से दूसरे नए सत्र में उसको समायोजन करने का निर्देश दिया था। ऐसे में स्कूलों की मनमानी को देखते हुए एक बार फिर लखनऊ डीआईएस ने भी कड़े निर्देश जारी किए। उन कई स्कूलों को नोटिस भेजा है और उन स्कूलों को नोटिस भेज करके ये जो 15% जो वृद्धि हुई थी उस वृद्धि को समायोजित करने की बात कही गई है। यानी कि वो ऐसे स्कूल जो मनमानी कर रहे थे उन स्कूलों पर अब जब पूरी तरीके से डीआईएस ने सख्ती बरतने का काम किया है। ऐसे में बहुत से ऐसे स्कूल हैं जो लगातार जो है कोविड-19 के दौरान जो है पैसा वसूली किया करते थे, यानी कि फीस में वृद्धि कमी नहीं की थी और उसी एवज में फीस वसूला करते थे। अब उन स्कूलों पर सख्ती की गई है और डीआईएस की तरफ से नोटिस भी भेजी गई है। कोविड यूपी के बुलंदशहर में खुर्जा देहात पुलिस को मुखबिर की सूचना पर सरकारी चावल के भरी बोलेरो गाड़ी को मुखबिर की सूचना पर इस्लामाबाद गांव के पास से पकड़ा है, जहां पर 50 कट्टे बताए जा रहे हैं वो सरकारी चावल था, जहां कालाबाजारी करने के लिए जा रहे थे। बोलेरो गाड़ी को जब्त किया है, चालक को पुलिस ने पकड़ा है। वहीं एसएमआई को मौके पर बुलाया गया है, आपूर्ति इंस्पेक्टर को बुलाया गया है, जांच की जा रही है ये चावल कहां जा रहा था। पुलिस के मुताबिक की सूचना मिली थी कि मुखबिर की सूचना पर कि बड़े पैमाने पर कालाबाजारी करने के लिए चावल जा रहा है। जो सरकारी जो कोटेदार का चावल होता है, जो सरकार वो फ्री में चावल बांट रही है, वो चावल ब्लैक होने जा रहा है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने और सप्लाई इंस्पेक्टर की मौजूदगी में गाड़ी और चालक को गिरफ्तार किया है और पूछताछ की जा रही है कि ये चावल कहां से आ रहा था। हालांकि पूछताछ में बताया गया है कि जो चावल जो लेकर जा रहा था ये सरकारी चावल था और 50 कट्टे बताई जा रही हैं। ऐसे पहला भी मामला खुर्जा से अनेक बार आ चुका है। हालांकि डीएम पूरी तरीके से एक्टिव हैं, लगातार जो काले बाजारी करने वाले जो चावल हैं वो माफिया हैं, उन पर भी एनएसए गैंगस्टर की कार्रवाई कर चुके हैं। फिलहाल भी खुर्जा से लगातार इस तरीके की तस्करी सामने आ रही है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है, गाड़ी को चालक को हिरासत में ले रहा है और पूछताछ की जा रही है और एफआईआर लॉन्च की जा रही है। मामला जनपद बुलंदशहर के खुर्जा देहात क्षेत्र के गांव इस्लामाबाद के पास से ये चावल पकड़ा है 50 कट्टा। सोशल मीडिया पर मारपीट की वीडियो तेजी से वायरल हो रही थी, जब हमने अपने सूत्रों और पुलिस के मुताबिक जानकारी मिली कि ये वीडियो रहड़ की है और शादी में अश्लील कमेंट को लेकर विवाद हुआ और विवाद इतना बढ़ गया कि मारपीट में दर्जनों लोग घायल हो गए। फिलहाल पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। आपको बताते चलें, बिजनौर में लगातार सोशल मीडिया पर मारपीट की वीडियो वायरल होती रहती है। इसका मुख्य कारण यही है कि अश्लील कमेंट करना, अश्लील बातें करना। तो न्यूज़ 1 इंडिया मैं अपील करता हूँ कि इस तरीके की कोई भी बात ना करें जिससे कि किसी की शादी में या कोई मारपीट या कोई विवाद हो और उस व्यक्ति को जेल जाना। गोंडा जिले के देहात कोतवाली क्षेत्र में उस समय एक दर्दनाक हादसा हो गया, जब मुश्ताक नाम का एक व्यक्ति जो है अपनी मोटरसाइकिल से घर को जा रहा था। वहीं तेज़ रफ्तार से आ रही किया कार ने ज़ोरदार टक्कर मारी, जिसके बाद में मुश्ताक की दर्दनाक मौत हो गई। मौत के बाद में स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना देने के बाद में पहुंची डायल 112 मौके पे। पुलिस से स्थानीय लोगों से नोकझोंक भी हुई और मौके से जो किया चालक था उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वहीं दूसरा व्यक्ति मौके से किया
गाड़ी लेकर के वहां से फरार हो गया। मौके पे पुलिस ने पंचनामा कर पीएम हेतु बॉडी को भेज दिया है और अन्य विधिक कार्रवाई में जुटी है। लेकिन जिस तरीके से लगातार सड़क हादसे हो रहे हैं, उस हादसों से भी लोग सबब नहीं ले रहे हैं और लापरवाहियों का दौर देखा जा रहा है। जहां एक और मऊरालीपुर में लगातार चोरियों का सिलसिला रुक नहीं रहा है और कुछ समय के बाद आज फिर चोरों ने एक घर को निशाना बनाया है। पूरा मामला मऊरालीपुर थाना क्षेत्र के मऊ देहात का है, जहां पर आज एक मकान को अज्ञात चोरों के द्वारा निशाना बनाया गया है, जिसमें लाखों रुपए नकद और जो ज्वेलरी थी उसको पार कर लिया गया है। वहीं मकान मालिक की सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच की है और जल्द चोरों को पकड़ने का आश्वासन दिया है। वहीं आपको बता दें कि लगातार क्षेत्र में चोरी के बाद हड़कंप की स्थिति है और पुलिस इस संबंध में नाकाम बनी हुई है। लगातार चोरियों के बाद थाना अध्यक्ष भी बदले गए थे, लेकिन चोरियों पर अब तक कोई विराम नहीं लगा है। वहीं आपको बता दें कि मऊरालीपुर में 1 सैकड़ा से ज़्यादा बाइक चोरी भी हो गई है, जिसका आज तक कोई खुलासा नहीं किया गया। कानपुर विकास प्राधिकरण में भ्रष्टाचार खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। आपको बताते चले, कानपुर विकास प्राधिकरण की इनक्लेव योजना है। उस योजना के तहत 9 करोड़ 21 लाख रुपए का अग्निशमन यंत्र लगाए जाने थे, जिसे माया बिल्डर एसोसिएशन को दिया गया था। लेकिन जब इस पूरे मामले की जांच हुई तो सामने आया है कि उन्हें कोई भी अनुभव प्रमाण पत्र राजकीय निगम की तरफ से नहीं दिया गया। पूरे प्रकरण की जांच हुई तो जानकारी स्पष्ट हुई कि अधिशासी अभियंता जो कानपुर विकास प्राधिकरण के मनोज उपाध्याय हैं, उन्होंने अपनी सेटिंग करके माया बिल्डर्स को उसका अनुभव प्रमाण पत्र फर्जी तरह से लगा करके उनको यह टेंडर दे दिया गया। लेकिन जांच में सब कुछ साफ हो चुका है, उसके बाद भी कोई कार्रवाई अभी तक कानपुर विकास प्राधिकरण से नहीं की गई। इस मामले को शासन स्तर पर संज्ञान लिया गया और अनुसचिव के माध्यम से मनोज उपाध्याय जो केडीए में अधिशासी अभियंता, उनका ट्रांसफर अलीगढ़ किया जा चुका है। लेकिन उनका ट्रांसफर किए हुए 2 हफ्ते से ज़्यादा हो चुका है, लेकिन उन्हें अभी तक कार्यमुक्त नहीं किया जा रहा है। अब यह चर्चा कानपुर के विकास प्राधिकरण में बनी हुई है कि आखिर केडीए सचिव आखिर उन्हें कार्यमुक्त क्यों नहीं कर रहे हैं, जबकि एक नहीं 2 लेटर शासन स्तर पर जारी हो चुके हैं। अब सवाल ये उठ रहा है, क्या केडीए जो है वो क्या भ्रष्टाचार खत्म करना नहीं चाहता या उसको बढ़ावा देने में लगा हुआ है? यह एक बड़ा सवाल है। के पूरनपुर तहसील क्षेत्र के गांव बेल्हा बाजार घाट में चूल्हे की चिंगारी से छप्पर पोस्ट मकान में आग लग गई, जिससे लाखों का सामान जलकर राख हो गया। आपको बता दें, जनपद पीलीभीत के पूरनपुर तहसील क्षेत्र का हजारा थाना क्षेत्र का गांव पड़ता है बेल्हा बाजार घाट, जहां देर रात चूल्हे पर खाना बनाया जा रहा था। वहीं तेज हवा जब चलने लगी तो चूल्हे से एक चिंगारी उड़ी और छप्पर पोस्ट मकान में जा गिरी। जैसे ही छप्पर पोस्ट मकान में जा गिरी तो तेज हवाओं के चलते चिंगारी लपटों में तब्दील हो गई। जैसे ही लपटें तेज होती चली गईं तो उसके आसपास के 3 और मकान भी जो छप्पर पोस्ट थे उनको भी आग ने अपने आगोश में ले लिया है। वहीं इस आग से 4 मकान जलकर जो छप्पर पोस्ट थे जलकर राख हो गए हैं, जिनमें खाद्य सामग्री सहित बहुत महत्वपूर्ण सामान भी जलकर राख हो गया है। वहीं इसकी जानकारी तहसील प्रशासन को, राजस्व प्रशासन को भी दे दी गई है। तो मौके पर पहुंचकर मुआयना करेंगे और जानेंगे कि कितना नुकसान हुआ है और उसको मुआवजा देने की भी बात कर रहे हैं। लेकिन काफी नुकसान होने के बाद अब देखने वाली बात होगी कि आखिर प्रशासन क्या राहत पहुंचाता है।